हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2016 का पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह प्राचीन भारत से रिलेटेड था। प्राचीन भारत के जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे प्रोफेसरों के लिए ये जो पेपर है वो करवाया गया था। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र था? तो बुर्ज होम जो है वो पाषाण युग या नियोलिथिक एज जो है उससे रिलेटेड था बुर्ज होम। तो बुर्ज होम ये भी जानना ज़रूरी है कहाँ पर था? कश्मीर में था। नवपाषाण युग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ से कृषि, पशुपालन और गर्द आवास का साक्ष्य हमको देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन-सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? तो ललित विस्तार जो है वो प्राचीन लिपियों की सूची देता है। बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। यह महायान बौद्धयान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भट्टिप्रोलु अभिलेख, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक जो इस तरह के क्वेश्चन जो है नहीं देखने को मिले हैं। भट्टिप्रोलु अ, अभिलेख किस धातु से निर्मित था? तो किस धातु से निर्मित था? ये चांदी से निर्मित था। याद रखिए चांदी से निर्मित था। अब ये चीज़ क्या है? भट्टिप्रोलु अभिलेख कहाँ पर है? तो ये सारी 7 किसके समय का था? तो सातवाहन कालीन प्रमुख अभिलेखों में अमरावती और भट्टिप्रोलु मतलब एक जगह का नाम है और नागार्जुनकोंडा जैसे स्थानों में स्तूप, चैत्य और विहार की जानकारी प्राप्त होती है। भट्टिप्रोलु अपने बुद्ध स्तूप के लिए भी जाना जाता है। तो ये जो है यहाँ पर बौद्ध स्तूप स्तूप के लिए भी जाना जाता है। सातवाहन शासकों के समय का है और यह आंध्र प्रदेश, चूँकि सातवाहन कहाँ थे? आंध्र प्रदेश के थे। तो गुंटूर जिले में एक छोटा-सा गाँव है भट्टिप्रोलु अभिलेख चांदी से निर्मित था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा युग में सही सुमेलित नहीं है? वैदिक वैदिक साहित्य, धर्मसूत्र ये सही है। पुराण का मवंतर तो ये भी सही है। पुराणों में क्या-क्या चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। उसमें और भी चीज़ें हैं। बौद्ध साहित्य, मंजूश्री, मूलकप और पाणिनि महाभाष्य ये जो है ये सही नहीं है। पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, तो याद रखेंगे। महाभाष्य जो है शुंगकालीन शासक पुष्यमित्र के दरबार में पतंजलि नामक विद्वान रहते थे। उन उन जिन्होंने उनके शासनकाल का वर्णन अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है? तो मतलब ऐसे कौन से इसमें बताना है कि जो सिकंदर से पहले का है। तो स्ट्रैबो तो बात का है, प्लिनी भी बात के हैं, नियार्कस भी बात का, टेसिटस जो है वो उनके पहले का है। तो आंसर हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेसिटस जो है प्रसिद्ध ईरानी राजवैद्य थे। उन्होंने भारत के विषय में समस्त जानकारियों को ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। स्ट्रैबो, प्लिनी, टालमी, एरियन सिकंदर के बाद के लेखक हैं। अब उस सिकंदर के समकालीन भी तो होंगे, तो अनेसेक्रिटस, नियार्कस, अरिस्टोबुलस और सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक थे। अब अगला क्वेश्चन है मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था? अ, मुरुजुल जहाब जो है अल-मसूदी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इसको देखते हैं आगे। हाँ, तो ए ऑप्शन ही सही था। मुरुजुल अल जहाब का लेखक जो है अल-मसूदी था। जबकि बिलादुरी द्वारा ग्रंथ जो है फुतुहुल बलिदान है। अल-बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ जो है किताबुल हिंद है। इन सभी कृतियों में पूर्व मध्यकालीन भारत तथा सिंध पर आक्रमण का वृत्तांत मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर बताना हैंड एक्स
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट द टाइप ऑफ हैंड एक्स। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा हैंड एक्स नहीं था। तो यहाँ पर जो पेबुल है, पेबुल यहाँ पर सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई आंसर नहीं दिया है, तो व्याख्या देखते हैं। हस्त कुठार मतलब हाथों से जो शस्त्र बनाए गए। अ, पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक्स विधि, चॉपर चॉपिंग विधि और बोअर विधि का प्रयोग किया जाता था, जबकि हैंड-एक्स के औजार जो है सर्वप्रथम मद्रास और अतिरिक्त पक्कम से प्राप्त थे। इसमें क्लीवर, स्क्रैपर आदि उपकरण भी शामिल है। पेबुल उपकरण इस श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, इसको आगे कर देते हैं। आगे देखते हैं। बंसुली, छेनी और छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति से है? तो हमें ये बताना है। तो आंसर हमारा नवपाषाण युग से है। मतलब यहाँ पर छेद करने का इस तरह से जो है पत्थर होगा और बंसुली होगी, छेनी होगी, तो बिल्कुल नवपाषाण काल यहाँ पर सही हो जाएगा। नवपाषाण कालीन स्थलों में बुर्ज होम एवं गुफ कराल यानी कि कश्मीर प्रांत के अनेक प्रकार के मृद भांड एवं प्रस्तर तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ के प्रमुख औजार जो है बंसुली, छेनी आदि द्वारा कृषि कार्यों को संपन्न किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल है सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो यहाँ पर हमको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इन उत्तर प्रदेश इज नॉट द इंडस साइट। इंडस साइट नहीं है उत्तर प्रदेश की। तो ये सोथी है, हुल्लास है, आलमगीरपुर, तो ये सारी कोल्ड हवा जो है वो यहाँ पर सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। कोल्ड हवा जो है नवपाषाण काल से रिलेटेड है। बाकी आंसर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन-कौन से हैं? आलमगीरपुर, सोथी, हुलास, हुलास कहाँ पर है? सहारनपुर में। बड़ा गाँव प्रमुख है, जबकि कोल्डी हवा इलाहाबाद स्थित है, पाषाण काल स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यहाँ के प्रमुख अवशेष हैं घोड़े की अस्थियाँ एवं एक प्रकार के विशेष प्रकार की कब्रगाह प्राप्त होती है, जबकि मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर कोटदीजी सिंध स्थित प्रमुख स्थल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बेलन घाटी। बेलन घाटी को इंडियन प्री हिस्ट्री का जो है टेक्स्ट बुक कहा जाता है। टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री इज बेलन घाटी यानी वेलन वैली। ये ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। बेलन घाटी नदी घाटी जो है टोंस नदी की सहायक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से मिल जाती है। यह घाटी क्षेत्र जो है पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कारण जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो नगरों के लिए उत्तरदायी जो है छठी शताब्दी में हम पढ़ते हैं कि नगर क्यों डेवलप हुए, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन हुआ, चावल की खेती बहुत ज़्यादा होने लगी, लोहे उपकरण हुए और व्यापारिक गतिविधियाँ भी यहाँ पर क्या होने लग गई। लेकिन सिंधु घाटी अब छठी शताब्दी है, तो यहाँ पर सिंधु घाट में बाढ़ की कोई बात नहीं होगी, तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर उत्तरदायी नहीं था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरों के उदय से पूर्व जो है उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग कृषि अधिशेष के कारण आर्थिक परिवर्तन, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि इत्यादि कारण उत्तरदायी थे, जबकि सैंधव नदी में बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी रही है, ना कि नगरीय सभ्यता के उदय के लिए।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चचनामा हो जाएगा। 1216 में लिखी गई पुस्तक चचनामा, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, मूल रूप से अरबी भाषा का ही फारसी अनुवाद है। इसमें सिंध विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में प्राप्त नहीं होता है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन सब का जो है वो मिलता है। किसका नहीं मिलेगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा मारुत का। मारुत का यहाँ पर नहीं मिलता है, तो बी ऑप्शन जो है सही है। एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व वैदिक इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत है। इस अभिलेख में 4 प्रमुख वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। यह अभिलेख वैदिक साहित्य के कालक्रम निर्धारण का महत्वपूर्ण अभिलेखीय साक्ष्य भी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? तो सामवेद की शाखा जो नहीं है उसमें से आंसर हो जाएगा कौशिकीय। कौशिकीय। सामवेद कोथुम हो जाएगा, रमणीय और जैमिनीय, ये सारी की सारी शाखा जो है सामवेद की है। और जो कौशिकी जो है वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है। तो कौशिकी किससे रिलेटेड है? ऐत्रेय एवं कौशिकीय जो है ऋग्वेद से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले है संग्रहित यानी कि कोषाध्यक्ष, भागदू राजकर वसूल करने वाला अधिकारी, पालागल दूत होता था, और बवाता यानी चारण। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो बवाता जो है वो संस्कृत शब्द कोश का शब्द है, तो बवाता यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। द आर्किटिक होम इन द वेदास, ये किसने लिखा है? तो आंसर हमारा जीवी तिलक हो जाएगा। द आर्किटिक होम इन द वेदास के राइटर जो हैं वो बी जी तिलक हो जाएंगे। द आर्किटिक होम इन द वेदास आर्यों का आदि देश नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसमें उन्होंने ये मत जो है व्यक्त किया था कि आर्यों का मूल निवास जो है उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश था। आगे देखते हैं। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषदों की विषय वस्तु जो है सत्य की खोज, सर्च फॉर ट्रूथ, जो है उपनिषदों की विषय वस्तु है। तो उपनिषद मैंने करवाए हैं, उसमें ये था कि सर्च फॉर ट्रूथ जो है उसका अर्थ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सत्य की खोज, पुनर्जन्म इत्यादि उनकी विषय वस्तु रही है, इसलिए उन्हें पराविद्या या अध्यात्म विद्या भी कहा गया है। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या जो है 10 मानी गई है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। तो सीधे यहाँ पर मिलान की तरफ जाते हैं। दीर्घ निकाय जो है महापरिनिर्वाण सूक्त हो जाएगा। दीर्घ निकाय जो है महापरिनिर्वाण सूक्त हो जाएगा। आगे है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय जो है वो धम्मपद हो जाएगा। खुंदक निकाय जो है धम्मपद। विनय पिटक जो है खंदक है। खंदक विनय पिटक क्या है? खंदक। और अभिधम पिटक जो है कथा वस्तु है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो आंसर हमारा जो है वज्जी। वज्जी जो है वो गणराज था। क्या था? गणराज। तो 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। इसका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है।
इन 16 जनपदों में 10 गणतंत्र थे, जिनमें 8 जो है वज्जी संघ तथा 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। मतलब टोटल जो है, टोटल गणतंत्र कितने थे? वो थे 10, और सिर्फ़ जो 8 हैं वो कहाँ थे? वो वज्जी में थे। 8 कहाँ थे? वज्जी में थे, और 2 जो हैं वो कहाँ थे? मल्ल के अंतर्गत गणतंत्र हुआ करते थे उस समय। अंग्युत्तर निकाय में 16 जनपदों की प्रमाणिक सूची मिलती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? तो अशोक के लेख हैं, चित्रदूषित, मृदभांड, यूनानी लेखक के विवरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चित्रदूषण, मृदभांड। अशोक के अभिलेख, यूनानी लेखकों के विवरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि से मौर्य काल के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि चित्रदूषण, मृदभांड का संबंध जो है वैदिक साहित्य से है। इसलिए इसका उपयोग जो है मौर्यकालीन इतिहास ज्ञान के स्रोत के रूप में नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं था? तो पाली साहित्य से ज्ञात नहीं था चंपा, राजगृह, भीटा और श्रावस्ती। तो जो भीटा है वो पाली भाषा से संबंधित नहीं था। व्याख्या देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन नगरों का अस्तित्व था उसमें चंपा, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, अयोध्या या श्रावस्ती की राजधानी कौशल आदि सम्मिलित थी, जबकि भीटा जो है उल्लेख नहीं मिलता है। बौद्ध कालीन अन्य प्रमुख नगरों में काशी, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ और मथुरा आदि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारी अंकित सील प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारी अंकित सील प्राप्त हुई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पिपरहवा से। कहाँ से? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है हमें यूजीसी नेट में भी मिलते हैं। तो कपिलवस्तु महाविहार जो है पिपरहवा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पिपरहवा। कपिलवस्तु महाविहार पिपरहवा। पिपरहवा की पहचान जो है भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित है। कपिल वस्तु के रूप में की जाती है। ये स्थल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद की नौगढ़ तहसील में भारत नेपाल की सीमा के तराई क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र से प्राप्त शेषों में तांबे के कटोरे, थालियां, पत्थर से निर्मित नाप तौल के बाट, मिट्टी तथा पत्थर के मनके और कपिलवस्तु महाविहार सील अंकित भी प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो है 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। मौर्य किसके हो जाएंगे? पिपलीवन के। कलाम के केस पुत्र हो जाएंगे। तो ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड तो 2 जगह है। बी का बी का हो जाएगा कप, और अलकप हो जाएगा। कलाम का जो है वो है केसपुत्र, केसपुत्र, और सुमर का हो जाएगा भंग। तो आंसर हमारा क्या बनता है यहाँ पर? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी आगे देखते हैं। ए ऑप्शन सही है। व्याख्या भी वही है। मौर्य के पिपीलवन, बुली के अलकप, कलाम जो है केसपुत्र, भग के सुंग सुमागिरी। आगे है। जैन ग्रंथों को कहा जाता है, जैनागम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को कहा जाता है जैनागम। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत जैनागम कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। अक्षरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है, जबकि भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। 12 अंगों में प्रत्येक उपअंग है, उन पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बौद्ध
द्वितीय बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय का हो जाएगा हमारा सभ्यकामी। सभ्यकामी जो है वो द्वितीय के हो जाएंगे। तो यहाँ पर व्याख्या में देखते हैं, प्रथम के थे महाकश्यप, अजातशत्रु के शासन में हुई थी। द्वितीय जो है वैशाली सर्वकामी थे, कालाशोक के समय में हुए थे। तृतीय अशोक के समय मोगली पुत्र तिस्य थे। चतुर्थ जो है कनिष्क के समय में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो सभ्यकामी हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, क्योंकि और ये वैशाली में हुई थी, तो सभ्यकामी जो है यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं, शिशुनाग मूलतः संबंधित था तो किससे? शिशुनाग जो है मूलतः काशी से संबंधित थे। किससे? काशी से। हर्यक वंश के अंतिम शासक जो है नाग दशक की हत्या करके अमात्य शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग मूलतः काशी का निवासी था। उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की और उसने अवंती एवं वत्स को मगध राज्य में सम्मिलित किया था। उसने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो शिशुनाग किससे संबंधित हो जाएगा? काशी से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ईरानी आक्रमणकर्ता कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कुरुश। कौन हो जाएगा? कुरुश। तो भारत पर प्रथम ईरानी आक्रमणकर्ता कुरुश थे। कुरुश याद रखना, कुरुश थे। कुरुश को साइरस द्वितीय भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर कुरुश न लिख के हम साइरस लिख दें द्वितीय, तो भी क्रूश होगा या साइरस द्वितीय सही आंसर है। जबकि डेरियस या दारा प्रथम ईरानी थे जिसने भारत पर आक्रमण किया था तथा सिंधु नदी के तटवर्ती भागों पर अधिकार किया था। सिकंदर महान यूनानी शासक था जो पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को जीतते हुए ब्यास नदी तक आया था। राजा अघोम वर्ष संबंधित है। तो अघोम वर्ष जो है वो किससे संबंधित हो जाएंगे? वो राष्ट्रकूटों से संबंधित हो जाएंगे। अघोम वर्ष जो है राष्ट्रकूटों से संबंधित है। गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अघोम वर्ष शासक बनता है। यह राष्ट्रकूट वंशीय शासक था। अघोम वर्ष कला और विद्या का उदार संरक्षक था। उसने कवि मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य की रचना की थी। उसके दरबार में आदि पुराण के लेखक जिन सेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य निवास करते थे। तो अघोम वर्ष को अघोम वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना काव्य की रचना की थी, सबसे इम्पोर्टेंट। और इनके दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन थे। आदि पुराण जिनसेन हो गए। और गणित सार लेखक जो है महावीराचार्य निवास किया करते थे अघोम वर्ष के, जो कि राष्ट्रकूटों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस स्काईलैक्स जो है सही आंसर है, जिसने भारत का उल्लेख प्रथम ग्रीक लेखक साई स्काईलैक्स था। भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक स्काईलैक्स था, जबकि मेगास्थनीज जो है मौर्यकालीन लेखक थे, जिसने इंडिका की रचना की थी, जिसके माध्यम से मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। आगे है, निम्नलिखित आरोह क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका सही क्रम है? तो यहाँ पर एक प्रशासनिक रचना है, उसको सही क्रम में हमको लगाना है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो सही नहीं दिया गया है। बाकी सबसे पहले मौर्यों की ही थी स्तरीय खंड के रूप में, जो है इस प्रकार थी। पहले साम्राज्य था, फिर प्रांत था, फिर आहार या विषय था, आहार हो गया, फिर स्थानीय हो गया,
स्थानीय, द्रोणमुख हो गया, द्रोणमुख हो गया, फिर खार्वेटिक, खार्वेटिक या कार्वेटिक हो गया, खार्कटिक या कार्वेटिक हो गया। और फिर जो है संग्रह जो है लास्ट में हुआ करता था। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है स्थानीय, तो यहाँ पर स्थानीय हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद द्रोणमुख, तो द्रोणमुख हो गया, यहाँ पर भी द्रोणमुख है। फिर उसके बाद खार्वेटिक या कार्वेटिक हो, तो ये वाला है, फिर संग्रह है, तो आंसर हमारा सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, गलत आंसर दिया गया था, तो इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं बाकी इसके अंतर्गत क्या थे। तो साम्राज्य, प्रांत, आहार या विषय, स्थानीय जिसमें 800 गाँव एक साथ थे, फिर द्रोणमुख हो गया जिसमें 400 गाँव एक साथ थे, फिर खारक्वटिक हो गए, कार्कटिक जिसमें 200 गाँव समूह में थे, और संग्रह मतलब 100 गाँवों का समूह। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-सा शोध प्रक्रिया का विशिष्ट आवश्यक अंग नहीं है? तो यहाँ पर रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन है। शोध प्रक्रिया का विशिष्ट आवश्यक अंग नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताना है हमको सही आंसर। तो शोध सारांश जो है, शोध प्रक्रिया का विशिष्ट आवश्यक अंग नहीं है। बाकी शोध प्रारूप, रिसर्च मॉडल और पैराडाइम, ये सारे के सारे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा इससे रिलेटेड नहीं है। शोध सारांश प्रक्रिया का चरण नहीं है। ये सारी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले समस्या का निर्धारण करते हैं, फिर शोध परिकल्पना, पहले समस्या लेते हैं, फिर एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, फिर निर्देशन या प्रारूप निर्धारण करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर शोध समस्या हो गई, फिर शोध साहित्य सर्वेक्षण, मतलब समस्या को लेंगे, फिर उसको देखेंगे कि भाई ये समस्या कहाँ-कहाँ हमको इसके सोर्स मिल रहे हैं। तो सोर्स हम यानी शोध साहित्य का सर्वेक्षण कर लिया जाएगा। अब शोध साहित्य का सर्वेक्षण कर लिया, तो अब हम एक हाइपोथेसिस बना लेंगे कि ये जो समस्या है वो इस तरह से हो सकती है। इस तरह से एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। फिर उसका जो है प्रारूप बनाएँगे कि हमको कैसे-कैसे हमको रिसर्च करना है, कितने टाइम में, ये सारी चीज़ें एक शोध प्रारूप का निर्धारण करते हैं। फिर उसके बाद प्रारूप मतलब ब्लूप्रिंट बनने के बाद हम उसका प्रारूप निर्धारित करेंगे। फिर उसके अलावा डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर उनका डाटा कलेक्शन का विश्लेषण करेंगे। फिर जब विश्लेषण हो जाएगा, तो जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, उसका हम विश्लेषण करेंगे कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, वो सही है या फिर गलत है। तो कुछ भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो विश्लेषण करना है। फिर एक जनरलाइज़ या सामान्यकरण करेंगे, और फिर क्या है, शोध रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर शोध सारांश कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अगर हिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं, तो आप सबको ये चरण से गुज़रना होगा। आगे देखते हैं, कौन-सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है? तो आंसर हमारा यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, बाकी व्याख्या में देखते हैं। जैन ग्रंथों भद्रबाहु और कल्पसूत्र एवं हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन, क्षेमेंद्रकृत बृहत् कथा मंजरी, सौम्यदेवकृत कथा सरित सागर, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कुछ प्रमाणित जानकारी प्रदान करते हैं। तो हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन हो गया। सोमदेव का कृत, यहाँ पर सोमदेव है नहीं है। बृहत् कथा भी तो बृहत् कथा कोश है। कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र है, तो बहुत सारे सही आंसर जो है यहाँ पर। इसके अलावा जैन साहित्य भद्र बाहुचरित व भगवती सूत्र में भी मौर्यकालीन की जानकारी प्राप्त होती है, परंतु इसका उत्तर जो है यहाँ पर गलत हो गया, इसलिए इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन जो है, प्रभावती गुप्त जो है, तो गुप्त वाकाकट वंश की थी। सी ऑप्शन सही होगा। ये चंद्रगुप्त
द्वितीय द्वारा वाकाटक वंश को प्रभाव लाने हेतु अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। विवाह के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन की मृत्यु होने के बाद प्रभावती ने वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन करना प्रारंभ कर दिया था। एहोल लेख के लेखक कौन हैं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएंगे? एहोल के रवि कीर्ति हैं। ऐहोल अभिलेख का लेखक जो है रवि कीर्ति है। ऐहोल अभिलेख जो है चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। तो याद रखेंगे ऐहोल अभिलेख जो है रवि कीर्ति हैं और इसके जो राजा हैं वो कौन से हैं? चालुक्य नरेश हैं। राजा का नाम पुलकेशन द्वितीय है। इसी अभिलेख में हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच जो है युद्ध होता है और बताया गया है कि ऐहोल में कौन जो है पुलकेशन द्वितीय जीत गए थे, हर्ष जो है हार गए थे। ऐहोल अभिलेख महाभारत के युद्ध से काल गणना की गई है। रवि कीर्ति जैन धर्म का अनुयायी था। पल्लव मल्ल उपाधि थी। पल्लव मल्ल उपाधि हो जाएगी नरसिंह द्वितीय की। तो नरसिंह वर्मन सॉरी नंदी वर्मन, यहाँ पर नंदी वर्मन है, नंदी वर्मन द्वितीय वैष्णव मतानुयायी थे। उसने कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया तथा कांची का मुक्तेश्वर मंदिर एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। उनकी उपाधि पल्लव मल्ल थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले है यहाँ पर प्राच्य और संस्कृति विशारद जो है विलियम जोन्स, साम्राज्यवादी जो है जेम्स मिल, मार्क्सवादी जो है हीगल और उपश्री जो है गायत्री स्पिवाक। तो आंसर हमारा जो है वो एक सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। मार्क्सवादी जो है वो हीगल यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। मार्क्सवादी जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्कि हीगल जो है वो आदर्शवाद की विशिष्ट अभिव्यक्ति की विकास किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूण आक्रमणकारियों को पराजित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों पर चंद्रगुप्त की सफलता की गणना भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है। बौद्ध ग्रंथ चंद्रग्रभ परिप्रेक्ष्य में भी स्कंदगुप्त के विषय की उल्लेख किया गया। तो याद रखेंगे एक जैन बौद्ध ग्रंथ है चंद्रगर्भ परिप्रेक्ष्य। इसमें भी बताया गया है कि जो स्कंदगुप्त है उन्होंने हूण आक्रमण को पराजित किया था, हूणों को पराजित किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? मौर्य काल पूछा गया है। उत्तर काले पॉलिश मृदभांड, मंडल कूप, पक्की ईंटें और चित्रधूसर मृदभांड। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, मंडलकूप, पक्की ईंटें, अशोक के अभिलेख, यूनानी यात्रियों के विवरण आदि जो हैं मौर्य काल के पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत हैं, जबकि चित्रधूसर जो है वो वैदिक काल के इतिहास से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिया है? तो यहाँ पर बताना है शुंग वंश का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तारानाथ हो जाएगा। डी ऑप्शन तारानाथ जो हैं उन्होंने शुंग वंश के इतिहास का वर्णन दिया है। बाकी और भी देख लेते हैं। फाहियान ने गुप्त काल का, ह्वेन सांग ने
वर्धन काल का यानी हर्षवर्धन के समय में आया था। हिंगचांग तो पुष्यभूति या वर्धन काल का ही इन्होंने विवरण दिया। इत सिंह जो है पूर्व मध्यकाल में आए थे। तारानाथ जो है शुंग काल के विवरण देते हैं। पतंजलि किस स्थान के रहने वाले थे? तो गोनार्ध याद रखेंगे, गोनार्ध के थे। किसके थे? गोनार्ध के थे। तो बी ऑप्शन क्या है? सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पतन हमेशा जो है मौर्य काल अर्थशास्त्र रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरह से भी हम इस क्वेश्चनों को क्या कर देते हैं एग्जाम में गलत करते हैं। तो गोनार्ड के थे। आगे देखते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। ये मूलतः जो है गोनार्ड यानी गोंडा जिले के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है शुंग युग की यक्षी प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? शुंग युग की यक्षी प्रतिमाएं जो है वो भरूच से प्राप्त हुई हैं। भरूच भरूच स्तूप का पता जो है 1873 में कनिंगम महोदय ने लगाया था। उनकी बेटनी एवं तोरण द्वार शुंग काल का है। शुंग युग की यक्षी प्रतिमा इसी स्तूप पर चित्रित है। इसके अतिरिक्त यक्षिणी प्रतिमा वृक्ष आलिंगित करती वृक्ष का दृश्य भी प्रमुख चित्र है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण एवं बलराम की आकृति वाले सिक्के जो है वो चलवाए थे? तो आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा आगाथोक्लीज। आगाथोक्लीज ने कृष्ण और बलराम की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ग्रीक यवन शासक आगाथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति प्राप्त होती है। इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक जो है मीनांडर है। इंडो ग्रीक शासकों में सबसे इम्पोर्टेंट शासक जो है मीनांडर था। इसने कांस्य मुद्रा पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। तो मीनांडर के ही सिक्कों कांस्य मुद्रा पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। सर्वप्रथम ग्रीक यवन शासकों ने ही मुद्रा लेख वाले सिक्के भारत में जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर अरिकामेडु, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रखेंगे। अरिकामेडु से हमें रोमन व्यापारियों के अवशेष मिलते हैं। अरिकामेडु जो है दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख स्थल है। सर मार्टिमर व्हीलर ने 1945 में यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई की। इसके चीन, मलाया और रोम के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। यहीं से रोमन व्यापारिक बस्ती के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कोरोमंडल तट पर अवस्थित यह प्रथम शताब्दी में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अरिकामेडु को पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी में भी पेडुक नाम से संबोधित किया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित लिपियों में से रज्जुवल के सिक्कों पर एक लिपि प्राप्त नहीं होती है। तो रज्जुवल के सिक्कों पर क्या प्राप्त नहीं होती है? कौन सी लिपि? तो अरामाइक लिपि। बाकी रज्जुवल जो है उसके सिक्के पर ब्रह्मी भी मिलते हैं, खरोष्टी भी और ग्रीक ये भी मिलते हैं। तो रज्जुवल के सिक्कों पे अरामाइक लिपि नहीं मिलती है। आगे देखते हैं किस कुषाण शासक के काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्यप, मतंग एवं धर्म रत्न चीन गए थे? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? विमकदफिसस। विमकदफिसस के समय पर बौद्ध प्रचार के लिए कश्यप, मतंग एवं धर्मरत्न कहाँ गए थे? चीन गए थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विमकदफिसस। कुषाण शासक विमकदफिसस के समय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्यप, मतंग एवं धर्मरत्न चीन गए। कुषाण शासक विमकदफिसस ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के को चलाया था। यह शैव
मतानुयायी थे। इसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे। तो यही जो है अभी एग्जाम जो हुआ था यूजीसी नेट का, वहाँ पर ये जो है क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये कि कनिष्क कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो महायान शाखा के अनुयायी हुआ करते थे। आगे है, निम्न युग में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है हमको ये बताना है। कनिष्क की तिथि 58 ईसा पूर्व, फ्लीट एवं जे कैनेडी। आगे है, कनिष्क की तिथि जो है 78 ईस्वी, रेप्सन एवं ओल्डेनबर्ग। कनिष्क की तिथि 90 ईस्वी, कोनो एवं पुशी। और कनिष्क की तिथि 144 ईस्वी, स्मिथ ए के नारायण। तो आंसर हमारा जो है वो इस कनिष्क की तिथि 144 ईस्वी, स्मिथ एवं ए के नारायण, ये जो है ये सही नहीं है, बल्कि 144 किसने, धी शर्मन ने कहा था। तो कनिष्क राज्यरोहण की तिथियां कुछ इस तरह विद्वानों ने बताई हैं। 58 वाली जो फ्लीट, 58 फ्लीट एवं कनेडी, 78 फर्ग्यूसन, रेप्सन और ओल्डेनबर्ग थॉमस, 90 ईस्वी से लेके 138 ईस्वी कोनो और पुशी, और 144 जो है धी शर्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संहिता के अध्यक्ष जो हैं वसुमित्र हो जाएंगे। वसुमित्र कनिष्क के समय में हुई थी, वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुआ था। उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष था। इस संहिता में बौद्ध धर्म दो भागों, हीनयान व महायान में बंट गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबसे पहले है अरसर यानी कि शासक, मलवर यानी कि दस्यु, एनियर मतलब शिकारी, और बेनिगर मतलब चर्मकार। तो यहाँ पर अरसर जो है शासक वर्ग व योद्धा वर्ग, मलवर जो है दस्यु यानी कि लूटपाट, वेनियर जो है शिकारी, बेनीनगर जो है व्यापारी वर्ग। ये सभी संगम कालीन समाज के वर्गों के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतर्गत बिल्लाल यानी कि किसान वर्ग, शुद्ध दुम जो है ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग भी था। आगे है, संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है? तो आंसर करिकाल हो जाएगा। करिकाल का मिलता है। करिकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने चोलों की तटीय राजधानी पुहार यानी कि कावेरीपट्टनम की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी ओययूर से कावेरीपट्टनम स्थानांतरित की थी। करिकाल 7 सुरों का ज्ञाता था तथा वैदिक धर्मानुयायी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इतिहास की वस्तुनिष्ठता की कौन सी समस्या नहीं है? समस्या नहीं है बताना है। पक्षपात ये समस्या, व्यक्तिगत आस्था ये भी समस्या है, समय की मांग ये भी आवश्यकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। लेखन में पक्षपात किसी विश्वास या विचार के प्रति व्यक्तिगत आस्था, समय की मांग की अवहेलना करना किसी इतिहासकार के व्यक्तिगत पक्ष यानी कि व्यक्तिनिष्ठ है, जो इतिहास लेखन को प्रभावित करते हैं तथा उनकी वस्तुनिष्ठता को भी प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल एवं भूगोल इतिहास के नेत्र हैं, यह किसने कहा था? तो काल एवं भूगोल इतिहास के नेत्र हैं, ये जो है ये कथन है तो ये कथन किसका हो जाएगा हमारा? जॉनसन का हो जाएगा। जॉनसन कहते हैं काल एवं भूगोल इतिहास के नेत्र हैं, तो जॉनसन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास लेखन के अन्य पक्षों के साथ साथ उस क्षेत्र या शासन
काल के भौगोलिक परिदृश्य का भी विशेष महत्व रहता है, क्योंकि तथ्यों को जोड़ने के लिए जिन कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है, उनके निर्धारण में कालखंड एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर जॉनसन ने काल एवं भूगोल को इतिहास की नेत्र की संज्ञा दी है। आगे देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। दक्षिण भारत के किस नगर को सूती वस्त्र व्यवसाय का केंद्र बताता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ओरेयूर। ओरेयूर यहाँ पर सही आंसर है। यही जो है कॉटन व्यवसाय का केंद्र बताया गया है। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी नामक ग्रंथ से मौर्योत्तर कालीन व्यापार वाणिज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उसने ओरेयूर को सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र के रूप में उल्लेखित किया है। इसके अनुसार कालची यानी कि मोती उद्योग के लिए भड़ोच यानी कि दास व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं सातवाहन काल के किस स्थल से हमें लोहार की दुकान के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो आंसर करीम नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करीम नगर से जो है लोहार की दुकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हमारा करीम नगर सही है। व्याख्या में देखते हैं सातवाहनों ने करीम नगर में लोहे अयस्कों का उपयोग किया होगा। उनकी जानकारी यहाँ मिले महापाषाण काल के लोहे की खदानों से मिलती है। करीमनगर में जमीन के अंदर बनी ढकी हुई नालियां भी मिलती हैं, जिसमें गंदा पानी गड्ढों में जाता था। अजंता की गुफाएं स्थित है, तो आंसर हमारा महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इनकी संख्या जो है 29 है, जिसमें कुछ 100 फीट गहरी है तथा घोड़े के नाल के आकार की खुदी हुई है। अजंता की गुफा 16, 17 और 19 जो है गुप्तकालीन है। 16, 17, 19 गुप्तकालीन है। ऐतिहासिक शोध निर्मित होता है, तो नए डेटा एकत्रित करना, डेटा की नई व्याख्या करना, तो दोनों सही होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी ऐतिहासिक शोध के निर्माण में नए डेटा एकत्रित करना तथा डेटा की जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी हमको नई व्याख्या करनी होती है। दोनों ही चीजें इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शोध के कुछ चरण हैं, जैसे कि शोध समस्या का निर्धारण, शोध साहित्य, शोध परिकल्पना का निर्माण, फिर आंकड़ों का विश्लेषण इत्यादि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुवर्ती क्रम सही है? तो विंध्य शक्ति हो जाएगा। विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन। विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, ये वाला जो है वो सही है, ए ऑप्शन। सभी जो है वाकाटक वंश से संबंधित है। विंध्य शक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। उसके पश्चात प्रवरसेन शासक बने। यह एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो प्रवरसेन ने सम्राट की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। इसके पश्चात रुद्रसेन आ जाएंगे। फिर वाकाटक अभिलेखों में महाभैरव का उपासक बताया हुआ है। किसको? रुद्रसेन को महाभैरव का उपासक, क्योंकि रुद्र से ही आप समझ सकते हैं रुद्र रूप जो है वो शिव का होता है, और महाभैरव भी जो है वो शिव से रिलेटेड है। तो आंसर हमारा मतलब हमको गैस करना हो तो रुद्रसेन महाभैरव का उपासक था। इसके पृथ्वीसेन, इसके बाद जो है पृथ्वीसेन जो है शासक बनते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? तो सेंद्रक जो है वो सामंत नहीं था। परिव्राजक, बर्मन, उच्छकल्प, ये सारे के सारे गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। आगे है किस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दायित्व देने का उल्लेख करता है? तो आंसर हमारा गौतम हो जाएगा। सर्वप्रथम गौतम ने अपने ग्रंथ में गौतम स्मृति में स्त्री को उसका दायाधिकृत यानी कि पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का उल्लेख किया है। यह सबसे प्राचीन स्मृति यानी कि धर्म सूत्र है, जिसमें राजा को अन्य सभी वर्गों का शासक बताया गया है। इसी ग्रंथ में करों की एक लंबी सूची प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? तो विज्ञापन का सबसे पहला उदाहरण जो है
वो हो जाएगा हमारा मंदसौर अभिलेख। अब यहाँ पर प्रसारण यानी विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण मंदसौर अभिलेख जो है मलाया नरेश धर्मन के शासनकाल की उपलब्धियों का वर्णन मंदसौर अभिलेख में मिलता है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम प्राचीन भारत के विज्ञापन का उदाहरण हमको मिलता है। तो जैसे आज हम विज्ञापन छापते हैं, होल्डर लगाते हैं बड़े-बड़े, उस पे अपना इश्तिहार निकालते हैं और टीवी में भी दिखता है, तो आज का है ये, लेकिन उस समय प्राचीन भारत में भी विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण हमको मंदसौर अभिलेख में मिलता है और ये किसके समय का था? मालव नरेश थर्मन के समय का था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया है? मत्स्य, भगवत, भगवत, वायु, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सही वायु पुराण में। कुल 18 पुराण में वायु पुराण को विशेष महत्व दिया गया है। इस पुराण में शिव उपासना का भी चर्चा दिया गया है, जिसके कारण उसको शिव पुराण या दूसरा अंग माना जाता है। तो अभी मैंने कल परसों ही पुराण का जो एक वीडियो अपलोड किया था, पुराणों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो उसमें भी ये बताया था कि जो वायु पुराण है उसी को शिव पुराण का ही दूसरा अंग माना जाता है और इसमें ही जो है कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है। इस फिर भी इसमें आगे है, फिर भी इसमें वैष्णव मत का विस्तृत प्रतिपादन मिलता है। इस पुराण में खगोल, भूगोल, ऋषि वंश, संगीत, शास्त्र आदि के साथ कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है। आगे है मोगलाजपुरम के चित्र किस वंश से संबंधित है? तो मोगलाज जो है विष्णु कुंडियन से संबंधित है। किससे है? विष्णु कुंडियन से। मोगलाजपुरम के चित्र जो है विष्णु कुंडियन वंश से संबंधित है। चेल वंश संगम कालीन प्रमुख वंश था, जबकि पल्लव वंश ने दक्षिण भारत पर शासन किया था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर इसी वंश से शासकों द्वारा बनवाया गया था। आयोग ने अंतिम उत्तर जो है अ, एक तो पल्लव को दिया है और विष्णु कुंडिन को दिया है, तो याद रखिएगा। आगे है शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर से प्राप्त होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा गुंडी ममल से। गुडी ममल से। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मद्रास के निकट रेणुगुंटा में प्रसिद्ध गुडी ममल में लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। रानी रुद्रमादेवी किस वंश की थी? तो कारकोट वंश काकतीय वंश की थी। वारंगल के काकतीय वंश से संबंधित थी ये। वारंगल के काकतीय वंश से रुद्रदेव महाराज यानी कि रुद्रमा देवी शासक हुए, तो जो कि मूल रूप से एक महिला थी। उनका मूल नाम रुद्रमा देवी था। ये भारत के इतिहास में महिला शासकों से एक थी। रानी जो है रुद्रमा देवी ने 1263 में अपनी मृत्यु तक दक्कन पठार में काकतीय वंश के परचम को बनाए रखा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो आंसर वेरुपोतगक। वेरुपोतगक जो है चोल वंश का राजस्व अधिकारी हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इस काल के प्रमुख शासकों में राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम का महत्वपूर्ण स्थान था। इस काल में राजस्व अधिकारी का कार्य जो है वरित पोत डक देखते थे। सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था। सभा के सदस्यों को पे, पेरू मक्कल कहा जाता था। आयोग ने जो है डी माना है, लेकिन इसका जो सही है वो सी है। तो पेरूमक्कल और
वरित पोत गक जो है, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सही हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं। एक तरफ मंदिर है, मंदिर शैली है, और दूसरा मंदिर का नाम है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का हो जाएगा। तो बी का जो है बी का फोर्थ से ही मिल जाएगा, जो है आंसर हमारा बी ऑप्शन ही होगा। बाकी देखते हैं। नागर का हो जाएगा शौनक का नीलकंठ मंदिर। द्रविड़ हमने बताया था कि यहाँ पर फोर्थ। एलोरा का कैलाश मंदिर। चालुक्य जो है वो हो जाएगा लक्कुड़ी मंदिर जो है जैनों का था। लक्कुड़ी मंदिर चालुक्य के समय का। विदेशी जो है पहाड़पुर का मंदिर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। किस लेखक ने पुलकेशिन द्वितीय एवं खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी है? तो पुलकेशिन द्वितीय और खुसरो द्वितीय, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तबरी जो है ये जानकारी देता है। पुलकेशिन द्वितीय और खुसरो द्वितीय के बीच जो है तबरी ये जानकारी देता है कि इनके बीच जो है रिलेशन की बात करता है तबरी। अबू जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने जरी उत तबरी 839 से लेके 929 ईस्वी एक महान अरब इतिहासकार और इस्लाम धर्मशास्त्री था। उसकी प्रमुख रचना जो है अल रसूल वल मुलूक नामक विश्व का इतिहास है, जो 30,000 कागज की तख्तियों पर लिखा गया है। इसी ने ही चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी थी। आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी साक्ष्य हर्ष के इतिहास का साक्ष्य नहीं है? तो आंसर फोगू ओजी जो है ये नहीं है। हर्षवर्धन जो कि थानेश्वर वंश प्राचीन भारत का प्रमुख राजा था। उसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। उसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भाग पर राज किया। हर्ष के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त दो ताम्रपत्र राजतरंगिणी और चीनी यात्री हुआंग चांग और ही यूची शे कियांग फेंगचे और फा युआन चू लिन और बाणभट्ट रचित काव्यों से प्राप्त होता है। आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंपा का अनाम, सुमात्रा का श्रीविजय, श्याम का श्री क्षेत्र ये सही है। कंबोडिया का यशोधरपुर, तो श्याम श्री क्षेत्र नहीं होगा, श्याम का थाईलैंड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था? आंसर हेरोडोटस। यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। दुनिया के इस महान विचारक का संस्कृत नाम जो है हरिदत्त था। इन्होंने लगातार आर्यों के मेड इतिहास पर अपनी नजर बनाए रखी थी। इनके द्वारा ही फारस के मेड आर्य राजाओं के सही इतिहास पर का पता चलता था। उन्होंने ही सर्वप्रथम इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर बल दिया था, इसलिए उन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, हेरोडोटस। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।